वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। आज के यानी टुडे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं कि आज जो है क्या करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। उसमें पहला है, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश कैबिनेट में पेश होगा। कैबिनेट में आज 21 से अधिक प्रस्तावों पर होगी चर्चा। और नेक्स्ट है, सभी विभागों को खरीदने होंगे लघु कुटीर और हथकरघा इकाइयों के वस्त्र। इसको विस्तार से देखते हैं। इसमें दिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार यानी आज 29 मार्च 2023 को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 नोटेड पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 और नगर निगम अधिनियम 1964 में संशोधन का अध्यादेश लाने की तैयारी है। जैसा कि कल इस पर आधारित वीडियो हम देख चुके हैं कि जो राज्य सरकारें जो अध्यादेश लाती हैं वह 213 के संदर्भ में लाते हैं, यानी संविधान का जो अनुच्छेद 213 है वो राज्य सरकारों या राज्यपाल द्वारा लाए गए अध्यादेश के लिए संबंधित है, और जबकि 123 जो है या राष्ट्रपति द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाने के लिए अनुच्छेद 223 का प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं। तो इसमें देखते हैं, संशोधन का अध्यादेश लाने की तैयारी है। ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तैयार अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में 21 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार ने आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 और नगर निगम अधिनियम 1964 में संशोधन का अध्यादेश तैयार किया है। मंगलवार को इसे तैयार करने का मशक्कत चलती रही। सूत्रों के मुताबिक सरकार को जल्द से जल्द निकाय चुनाव की वकायत शुरू करनी है, लिहाजा अध्यादेश बुधवार को कैबिनेट से मंजूर हो सकता है। नेक्स्ट है, टैबलेट और स्मार्टफोन के टेंडर पेश होगा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये योजना है पीटी के दृष्टिकोण से। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है पिछले वर्षों में। तो इसमें स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत जो है टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जा रहा है के तहत निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए किए गए टेंडर को भी मंजूरी का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जाएगा। खबर देखें तो इसमें सभी विभागों को खरीदने होंगे लघु कुटीर और हथकरघा इकाइयों के वस्त्र। इसमें सरकारी विभागों, सरकार के नियंत्रण में स्थित उपक्रमों, निगमों, प्राधिकरणों, परिषदों और स्वायत्त संस्थाओं को राज्य हथकरघा निगम यूपी का खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के जरिए लघु कुटीर और हथकरघा इकाइयों से उत्पादित वस्त्र अनिवार्य रूप से खरीदने होंगे। बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, यानी 29 मार्च 2023 को जो होने वाली कैबिनेट की बैठक है इसमें प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। श्री गांधी आश्रम हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम के जरिए ही वस्त्रों को खरीद की जा सकती है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं तो इसमें संस्कृत नहीं हिंदी ही रहेगी आधिकारिक भाषा। इसमें है, केंद्र सरकार ने मंगलवार मतलब 28 मार्च 2023 को लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश की आधिकारिक भाषा हिंदी ही रहेगी। इसे बदलकर संस्कृत किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने लोकसभा में इस संबंध में पूछे गए सवाल का लिखित जवाब देते हुए बताया कि संविधान के अनुच्छेद 343(1) यानी अनुच्छेद 343(1) के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को आधिकारिक भाषा बताया गया है। सरकार के पास इसमें बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। नोटेड पॉइंट है कि संविधान के भाग 17 यानी संविधान का जो भाग 17 है उसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधित है। इसके उपबंधों को 4 शीर्षकों में विभाजित किया गया है। संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, न्यायपालिका और विधि की पाठ भाषा एवं अन्य विशेष निर्देशों की भाषा इसमें दिया गया है। इसमें यदि अनुच्छेद के बारे में हम देखें तो 343 संघ की राजभाषा के बारे में बताता है, यानी 343 संघ की राजभाषा है, और 344 जो है राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति से संबंधित है, और क्षेत्रीय भाषाएं जो आपकी हैं वो 345 में राज्य की राजभाषा अथवा भाषा का उल्लेख किया गया है। जबकि इसमें महत्वपूर्ण देखें तो 350(a) जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं का प्रावधान करता है, यानी 350 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 350(a), और 350(b) जो है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी की बात करता है, और 351 जो हिंदी भाषा के विकास के लिए भी निर्देश करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान में कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां दी गई हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 344 एवं 351 से संबंधित है। यह भाषा संबंधित है 8वीं अनुसूची, जिसमें कुल मिलाकर वर्तमान में 22 भाषाएं फिलहाल हैं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है पहले मूल रूप से 14 थीं, मगर फिलहाल में इस वक्त वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर को देखें तो सिर्फ केस दर्ज कराने से हल नहीं होगी नफरती भाषा की समस्या, नफरती भाषण की समस्या। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिर्फ केस दर्ज कराने से हल नहीं होगी नफरती भाषण की समस्या। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसको देखते हैं। शीर्ष कोर्ट ने कहा, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए नफरती भाषणों को छोड़ना मौलिक जरूरत है। इसमें क्या, इसको देखते हैं। याचिकाकर्ता पर भरोसा नहीं कर सकते। मेहता, सॉलिसिटर जनरल मेहता ने याचिकाकर्ता की ओर से सिर्फ चुनिंदा मामलों को अदालत के समक्ष लाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, अगर याचिकाकर्ता वास्तव में निष्पक्ष है तो उसे सभी धर्मों के मामलों को सामने लाना चाहिए, न कि सिर्फ एक धर्म के खिलाफ याचिकाकर्ता भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए नफरती बयान न देना ही मूलभूत जरूरत है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.बी. नागरत्ना की पीठ ने मंगलवार 28 मार्च 2023 को केंद्र सरकार से यह भी कहा कि
नफरती बयान के मामले में सिर्फ प्राथमिकी दर्ज कराने समस्या का समाधान नहीं होगा। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, इस मामले में दर्ज प्राथमिकी पर क्या कार्रवाई की गई। मेहता ने कोर्ट को बताया कि नफरती बयानबाजी को लेकर अब तक 18 प्राथमिकी दर्ज की गई। पीठ ने मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के नटराज की आपत्तियों के बावजूद मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। हम चुप हैं इसलिए ये न सोचें कि हमें पता नहीं। पीठ ने कहा, नफरती भाषण न देना ही सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की मूलभूत जरूरत है। देश में जो हो रहा है उसे लेकर कुछ समझ के साथ हमने एक आदेश पारित किया था। हम चुप हैं इसलिए यह न सोचें कि जो हो रहा है उसे हम नहीं समझते। हमें गलत नहीं समझा जाना चाहिए। महाराष्ट्र की 50 रैलियों में नफरती भाषण का दावा। वकील निजाम पासा ने पीठ से कहा कि महाराष्ट्र में पिछले 4 महीनों में 50 रैलियां हुई जिनमें नफरती बयान दिए गए। अगली 2 महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। इसमें है पनीर सेल्वम को हाई कोर्ट से झटका, पलानीस्वामी को अन्ना द्रमुक की कमान। इसमें है मद्रास हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद ईके पलानीस्वामी ने मंगलवार को अन्ना द्रमुक के महासचिव पद की कमान संभाली। इसके साथ ही पार्टी पर उनका पूरी तरह से नियंत्रण हो गया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्ना द्रमुक की 11 जुलाई की आम परिषद के प्रस्तावों के खिलाफ पार्टी नेताओं पनीर सेल्वम और उनके सहायकों की याचिकाएं खारिज कर दी। इसके तुरंत बाद संबंधित चुनाव प्राधिकारियों ने अन्ना द्रमुक के मुख्यालय में 68 वर्षीय अंतरिम महासचिव को सर्वसम्मति से पार्टी के शीर्ष पद पर निर्वाचित घोषित कर दिया। अन्ना द्रमुक के संस्थापक नेता एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर और जे जयललिता के बाद पलानीस्वामी पार्टी के तीसरे महासचिव बने हैं। मुख्य विपक्षी दल के कई नेताओं ने कहा कि महासचिव बनने के बाद पलानीस्वामी पार्टी को बेहतर दिनों की ओर ले जाएंगे। नेक्स्ट है लावारिस कुत्ते जीवित प्राणी, इनके साथ क्रूरता स्वीकार नहीं, यह बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों के साथ क्रूरता पर कड़ी नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि लावारिस कुत्तों से नफरत करना या उनके साथ क्रूर व्यवहार करना स्वीकार नहीं है। सभ्य समाज के व्यक्तियों से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे आवारा कुत्तों के साथ क्रूरता करें। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की। महिला ने दावा किया कि उसे रिहायशी सोसाइटी में कुत्तों को खाना खिलाने से रोका जा रहा है। अदालत ने सोसाइटी से सौहार्दपूर्ण तरीके से मुद्दे को हल करने को कहा। न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आर.एन. लड्ढा की खंडपीठ ने मंगलवार को हाईकोर्ट परिसर में कई आवारा कुत्तों और बिल्लियों की देखभाल करने वाले वकीलों और न्यायाधीशों को उदाहरण दिया। न्यायमूर्ति कुलकर्णी ने कहा कि ये जानवर भी जीवित प्राणी और हमारे समाज का हिस्सा हैं, हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। आयुष्मान भारत 2 की तैयारी, 40 करोड़ नए लोगों को मिलेगा लाभ, आम चुनाव से पहले आएगी योजना, कई विकल्पों पर विचार। इसमें केंद्र सरकार अगले साल आम चुनाव से पहले देश में आयुष्मान भारत 2 की तैयारी करे। इसके तहत 40 करोड़ नए मध्य आय वाले लोगों को स्वास्थ्य बीमा देने की योजना है। इस नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय जनसंख्या के इस वर्ग को स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए प्रस्तावित योजना की रूपरेखा पर काम कर रहा है। इसको देखें तो इसमें है नए उत्पाद के तहत होगी पहुंच। निजी कंपनियां इस सेगमेंट को पूरा करने के लिए एक नया समर्पित उत्पाद विकसित करने को तैयार है, बशर्ते सरकार उन्हें से व्यवहार्य बनाने के लिए उच्च मात्रा में कवरेज का आश्वासन दे। इसके लिए नीति आयोग पहले बीमा कंपनियों के साथ कई दौर की बातचीत कर चुकी है और इससे संबंधित मसौदा नीति जल्द ही विचार के लिए आ सकती है। नोटेड पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में आयुष्मान भारत की योजना की शुरुआत की थी। यह योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है, अर्थात इसके वित्त पोषण केंद्र सरकार करती है और इसकी योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी, आयुष्मान भारत योजना की। और अभी जो आयुष्मान भारत 2 शुरू करने की योजना का प्रस्ताव है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो मोबाइल नेटवर्क में दिक्कत तो 24 घंटे में देनी होगी जानकारी, आदेश तुरंत लागू। यह जो है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से उचित कारणों के साथ नेटवर्क की 4 घंटे से ज्यादा समय तक की दिक्कतों को 24 घंटे के अंदर जानकारी देने के लिए कहा है। बाद में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई उसकी भी जानकारी देनी होगी। यह आदेश तुरंत लागू हो गया है। ट्राई ने मंगलवार 28 मार्च 2023 को एक बयान में कहा कि दूरसंचार नेटवर्क की घटनाएं तकनीकी कारणों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो रही हैं, लेकिन टेलीफोन ऑपरेटर इसकी सूचना नहीं देते। देश में लंबी अवधि के नेटवर्क की दिक्कतें विशेष रूप से सीमा और पहाड़ी क्षेत्रों में सेवा गुणवत्ता पर भी प्रभाव डालती है। अनचाहा कॉल और एसएमएस पर लगेगी रोक। ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों के साथ बैठक कर उनकी अनचाही कॉल्स और एसएमएस पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। ट्राई ने कहा कंपनी अवांछित कॉल और संदेशों पर रोक के लिए तत्काल कदम उठाए, साथ ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना इस्तेमाल वाले टेम्पलेट को हटाने के लिए भी योजना बनाए। इस बैठक में वोडाफोन आइडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यूसीसी का पता लगाने की पायलट प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई। अगली महत्वपूर्ण खबरों को इसमें देखें तो पीएलआई 11 कंपनियां 39,600 मेगावाट क्षमता के सौर पीवी बनाएंगे, मिलेंगे 1 लाख रोजगार। इसमें देखें योजना पर खर्च होंगे 14,007 करोड़। अक्टूबर 2024 तक 7,400 मेगावाट होगी विनिर्माण क्षमता। इसमें 35,000 प्रत्यक्ष व 66,470 अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेंगे। इसको देखते हैं। केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना के तहत रिलायंस और टाटा सहित 11 कंपनियों को घरेलू सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता का 39,600 मेगावाट आवंटित किया है। इस पर 14,007 करोड़ खर्च होंगे। इसमें और जानकारी देखें तो ईवी स्टेशन के लिए 3 सेल कंपनियों को 800 करोड़ रुपए। इसमें मार्च 2024 तक स्थापित होंगे 7,432 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन। इसमें दिया है देश में 7,432 इलेक्ट्रिक वाहन या ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 3 सरकारी तेल कंपनियों को 800 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। मंत्रालय इसके तहत 560 करोड़ रुपए को भी जारी कर दिया है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें बीमा कंपनियां तय करेंगी कमीशन। इरडा ने सीमा खत्म की।
नियामक ने कहा एजेंटों और पॉलिसी धारकों के हित का रखे ध्यान, 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा नियम। इसमें देखें नियमों के अनुपालन को बनाएगा आसान। इसको देखते हैं इसमें क्या दिया है। यह बीमा कर्ताओं को नए व्यापार मॉडल, उत्पादों, रणनीतियों, आंतरिक प्रक्रियाओं के विकास में मदद करेगा और नियामक उद्देश्यों को पूरा करते हुए नियमों के अनुपालन को आसान बनाएगा। यह बीमाकर्ताओं को उनकी विकास उद्देश्यों और हमेशा बदलती बीमा जरूरतों के आधार पर अपने खर्चों के प्रबंधन करने के लचीलापन प्रदान करेगा। लागत अनुशासन लाने में मिलेगी मदद। बढ़ेगा बजाज एयरलाइंस जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक तपन सिंघल ने कहा संशोधित ई.ओ.एम और कमीशन की सीमा उद्योग के मुताबिक है। अधिकांश बीमा कंपनियां खर्च के निर्धारित मानदंडों से ऊपर ई.ओ.एम सीमाएं लागत अनुशासन लाने में मदद करेंगे। इसमें और विस्तार से देखें तो इसमें क्या है, बीमा कंपनियां अब पॉलिसी धारकों से लेने वाले कमीशन को खुद तय करेंगे। बीमा नियामक भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण इरडा का फुल फॉर्म इसमें जो है भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण इरडा ने बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए भुगतान किए जाने वाले कमीशन की व्यक्तिगत सीमा को खत्म कर दिया है। कमीशन में इस बदलाव का उद्देश्य बीमा की पहुंच बढ़ाना है। हालांकि साथ ही यह भी कहा कि इसमें पॉलिसी धारकों के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। खबर देखें तो ईपीएफओ खाते में 10 लाख है तो मिलेगा सिर्फ 500 रुपये ज्यादा ब्याज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 2022-23 के लिए देगा 0.5% अधिक ब्याज। तो इसमें ये सब दिया हुआ है। खबर है 59 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता मार्टिना के जज्बे से कैंसर को फिर माननी पड़ी हार। इसमें है टेनिस सुपरस्टार ने 13 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर को दी थी मात, अब गले के कैंसर पर पाई विजय। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पीटी एग्जाम दृष्टिकोण से। इन खिताबों की मल्लिका हैं यानी जो दिग्गज टेनिस खिलाड़ी और 59 बार ग्रैंड स्लैम विजेता रही मार्टिना नवरात्रिलोवा ने दूसरी बार कैंसर की जंग जीत ली है। नवरात्रिलोवा को इस वर्ष जनवरी में पता चला कि उन्हें गले का कैंसर है। तो इन खिताबों की मल्लिका यानी जो मार्टिना नवरात्रिलोवा ने 18 एकल खिताब जीते हैं, 10 मिश्रित युगल जीते हैं और 31 महिला युगल ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कुल मिलाकर 59 जीते हैं। और जो है यह 13 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर से ठीक हुई थी, अब गले के कैंसर से ठीक हुई हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर इससे संबंधित है। 1 अप्रैल से कबाड़ नीति, 15 साल पुराने वाहन का दाम 22 रुपये किलो। इसको देखते हैं इसमें क्या दिया है। 1 अप्रैल से लागू हो रही कबाड़ नीति में 15 साल पुराने वाहन को कबाड़ सेंटर पर बेचने पर करीब 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दाम मिलेगा। परिवहन विभाग ने शासन को इसका प्रस्ताव भेज दिया है। विभाग ने इस्पात मंत्रालय के मानक के अनुसार प्रस्ताव तैयार किया। इसमें वाहन के कुल वजन का 65% हिस्सा ही मूल वजन माना जाएगा और उस रकम का भी 90% भुगतान होगा। केंद्र सरकार के बाद उत्तर प्रदेश में भी लागू हो रही इस नीति में राज्य सरकार ने 15 साल पुराने सभी वाहनों को कबाड़ करना होगा। सरकार ने 2 लक्ष्य तय किए हैं। पहले लक्ष्य में इस अवधि के सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करना है। इसमें सरकारी विभागों, स्थानीय निकाय उपक्रमों के वाहन आएंगे। दूसरे लक्ष्य में निजी वाहन होंगे जिसके लिए स्वैच्छिक नीति तय की गई है, यानी वह यदि चाहें तो इस नीति का लाभ उठा सकते हैं। पूरे प्रदेश में अब तक 12 कबाड़ सेंटरों पर काम शुरू हो गया है, सभी के निजी संचालक हैं। ऐसे निकाला हिसाब देखते हैं। इसमें इस्पात मंत्रालय का मानक है कि पिछले 3 माह की कबाड़ रेट के औसत से खरीद तय की जाए। परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह के मुताबिक अभी यह औसत 40 से 45 रुपये प्रति किलो आ रहा है। इस पूरे रेट पर तो खरीद हो नहीं सकती क्योंकि कबाड़ सेंटर को भी अपना सारा खर्च निकालना। ऐसे में इसके आधे यानी करीब 22 रुपये प्रति किलो कबाड़ की खरीद होगी। अगला महत्वपूर्ण खबर को देखते हैं तो इसमें हिंदी में भी पढ़े जा सकेंगे फैसले। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के शपथ लेते ही व्यवस्था की हुई शुरुआत। इसमें देखते हैं तो यह इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतंकर दिवाकर के शपथ लेने के तत्काल बाद इन्होंने 26 मार्च 2023 को शपथ ली। तो शपथ लेने के तत्काल बाद न्यायिक कार्यों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने की योजना लागू कर दी गई। लखनऊ पीठ में बैठे न्यायमूर्ति OP शुक्ल के फैसले का हिंदी भाषा में अनुवाद कर हाईकोर्ट वेबसाइट पर अपलोड कर इस व्यवस्था की शुरुआत की गई। महानिबंधक आशीष गर्ग ने बताया कि भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट की पहल पर सुप्रीम कोर्ट व सभी हाई कोर्टों में फैसलों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने की व्यवस्था की गई। अंग्रेजी भाषा के फैसलों को क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित करने से आम जनमानस विभागों को समझने व क्रियान्वित करने में सरलता व सुविधा होगी। विगत 26 मार्च को मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ली और फैसले का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद की योजना पर अमल करते हुए हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें यूपीआई 2000 रुपये से अधिक भुगतान तो 1.1% सरचार्ज देना होगा। इसमें यूपीआई मीन्स यूपीआई भुगतान यानी गूगल पे, फोन पे व पेटीएम जैसे डिजिटल माध्यमों से 2000 रुपये से अधिक से भुगतान पर 1 अप्रैल से 1.1% सरचार्ज देना होगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई पर मर्चेंट लेनदेन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी पीपीआई शुल्क लागू करने की सलाह दी थी। और इसमें देखें तो पैन आधार अब 30 जून तक लिंक करा सकेंगे। इसमें सरकार ने अस्थायी खाता संख्या पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की तारीख 3 महीने फिर बढ़ाकर 30 जून तक कर दी। ऐसा न करने पर 1 जुलाई 2023 से पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। अभी इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च थी। हालांकि इसके लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा जो पहले से लागू है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया कि जिसके पैन कार्ड 1 जुलाई 2017 के पहले के हैं उन्हें आधार के साथ लिंक कराना जरूरी है। अगली व
अंतिम खबर को इसमें देखते हैं। तो इसमें ईपीएफओ ने 2022-23 के लिए बढ़ाया ब्याज अब 8.15%। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ पर 2022-23 के लिए ब्याज दर 0.05% बढ़ाकर 8.15% कर दिया। इसका लाभ 6 करोड़ से अधिक अंशधारकों को मिलेगा। तो आज के यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहे, टुडे करंट अफेयर्स रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।